आप सभी को यथोचित अभिवादन। आज अध्याय 2 है और व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का अध्ययन करेंगे हम इसमें। इस चैप्टर में हम ये जान सकेंगे कि व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप कौन-कौन से हैं, व्यावसायिक संगठन के चुनिंदा स्वरूपों के लक्षण क्या हैं, गुण क्या हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं। आखिर में हम यह जान सकेंगे कि इन तीनों प्रकार के व्यावसायिक संगठनों में अंतर क्या है और व्यावसायिक संगठन के उपयुक्त स्वरूप के चयन के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण भी हम कर सकेंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण इन्होंने दिया, बहुत अच्छा सा, इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी की ये खासियत कि ये उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेहा एक मेधावी छात्रा है जिससे अपने परीक्षा परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा थी। जब वह घर पर थी तब उसने खाली समय का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसे चित्रकारी में रुचि थी। उसने मिट्टी के बर्तनों एवं प्यालों पर चित्रकारी शुरू कर दी। नेहा के काम में उसके मित्रों और अन्य मिलने वालों ने रुचि दिखाई, जिससे वह बहुत उत्साहित हुई। अब उसने व्यापार करना तय किया। इस व्यापार को वह अपने घर से चलाने लगी, जिससे किराए की बचत हो गई। एक दूसरे से चर्चा के कारण वह एकल व्यापारी स्वामित्व के स्वरूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप उसके उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई और गर्मियों की समाप्ति तक उसे लगभग 2500 रुपये का लाभ हुआ। उसने इस परिणाम से उत्साहित होकर के इस काम को पेशे के रूप में अपना लिया। अतः उसने अपने व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय लिया। यद्यपि वह इस व्यवसाय को एकल स्वामित्व के रूप में चलाने में समर्थ है, लेकिन उसे व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक धन चाहिए। अतः उनके पिता ने साझेदारी फर्म का विकल्प सुझाया, जिससे उसे अधिक पूंजी मिल जाएगी और उत्तरदायित्व और जोखिम में भी भागीदारी करने वाला व्यक्ति मिल सकेगा। उनका यह मत था कि संभव है कि भविष्य में व्यवसाय का और अधिक विस्तार हो और कंपनी का निर्माण करना पड़े। नेहा फिलहाल इस समय असमंजस में है कि वह किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन के स्वरूप को चुने। तो आइए हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें जब भी कोई व्यवसाय करना है तो हमें इस योजना पर विचार करते समय यह सोचना पड़ेगा कि व्यवसाय का स्वरूप, उससे संबंधित लाभ हानि किस प्रकार की संभावनाओं को अपने आप में निहित रखता है, उसी हिसाब से उसे चुनना होगा। व्यावसायिक संगठन के जो विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं उनमें जो चिर परिचित हैं वह हैं एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार, साझेदारी, सहकारी समिति और संयुक्त पूंजी कंपनी। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एकल स्वामित्व की तरफ हम चलते हैं कि एकल स्वामित्व क्या चीज़ होती है। देखिए, आप कई बार सायंकाल अपने पास के छोटे स्टेशनरी स्टोर में रजिस्टर, पेन, चार्ट पेपर वगैरह खरीदने के लिए जाते होंगे। संभावना यही है कि आप इस सौदे के दौरान किसी एकल स्वामित्व के संपर्क में ही आते होंगे। एकल व्यापारी व्यवसाय संगठन का एक प्रचलित रूप है, छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त भी है। व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। अच्छी परिभाषा यहाँ पर समझिएगा कि एकल व्यापारी जो है वह छोटे व्यवसाय के लिए एक तो उपयुक्त है, दूसरा हम कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो प्रारंभिक वर्षों में हम एकल व्यापार ही जनरली चुनते हैं। और यह एकल व्यापार की परिभाषा क्या है? ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। वही व्यक्ति संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी भी होता है तथा हानि के लिए भी वह उत्तरदायी होता है। ठीक, तो आपने एकल व्यापारी के बारे में अभी जैसा कि सुना, शब्द से ही स्पष्ट होता है। एकल यानी कि सोल, तो सोल का मतलब होता है एकमात्र, एवं प्रोपराइटर का अर्थ होता है स्वामी। तो सोल प्रोपराइटर यानी कि एकल व्यापारी, जहाँ पे एकमात्र स्वामी होता है जो व्यक्ति जिस व्यवसाय का, उसको एकल व्यवसायी कहा जाता है। तो व्यवसाय का यह स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलन में आता है जहाँ पे व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर है, नाई की दुकान है, छोटे पैमाने के व्यापार, जैसे किसी क्षेत्र में फुटकर व्यापारी फुटकर की दुकान चलाता हो। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि एकमात्र व्यापारी जब किसी भी व्यवसाय का संचालन, नियंत्रण और उसका स्वामित्व भी
उसी के ज़िम्मे होता है। वह व्यवसायी जो है एकल व्यवसायी कहलाता है। एकल का मतलब एकमात्र होता है, अकेला, और प्रोपराइटर का मतलब होता है स्वामी। लक्षणों की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या लक्षण हैं इसके। देखिए, लक्षणों में ध्यान से देखें तो सबसे पहले निर्माण और समापन की बात करें। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शायद किसी भी वैधानिक औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती। कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून तो है नहीं। व्यवसाय को बंद भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। फिलहाल इसकी स्थापना और समापन दोनों सरल हैं। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं वो कौन से मामले हैं जहाँ पे लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, एकल स्वामित्व के स्वरूप में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वह उस व्यवसाय के नेचर यानी कि प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको लाइसेंस चाहिए कि नहीं। जैसे अगर आप एकल व्यापारी हैं और आप कोई केमिस्ट शॉप, जिसे हम मेडिकल स्टोर बोलते हैं, उसकी स्थापना करना चाहें, तो आपको एकल व्यापारी होने के कारण नहीं, बल्कि दवाइयों के विक्रेता होने के लिए लाइसेंस चाहिए। वो आप साझेदारी में भी खोलेंगे तो भी चाहिए होगा, कंपनी के रूप में खोलेंगे तो भी चाहिए होगा। हालांकि कोई मेडिकल शॉप खोलने के लिए कंपनी नहीं बनाएगा, लेकिन साझेदारी बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पर लाइसेंस की आवश्यकता एकल व्यापारी को बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो उस व्यवसाय की प्रकृति पर लाइसेंस लेना ना लेना निर्भर करेगा जिस व्यवसाय में आप एकल व्यापारी के तौर पे प्रवेश लेने जा रहे होंगे। तो यहाँ इसका निर्माण बड़ा आसान है, बगैर किसी औपचारिकता के आप प्रारंभ कर सकते हैं, और बगैर किसी कानूनी औपचारिकता के आप इसका समापन भी कभी कर सकते हैं। तो एक तो ये रहा लक्षण। दूसरा लक्षण आता है दायित्व। तो बात करें दायित्व की अगर, तो जो एकल व्यापारी है, ठीक है, उसका दायित्व कैसा होता है? असीमित। और इसका अर्थ क्या है? यदि व्यवसाय की संपत्तियां सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त न हो और स्वामी इन ऋणों के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मान लिया जाएगा, ऐसी स्थिति में उसकी निजी जो वस्तुएं हैं, जैसे कि अगर उसकी अपनी कार है या अन्य उसकी संपत्तियां हैं, उन्हें भी बेचा जा सकता है। तो ये होता है असीमित दायित्व। इसे थोड़ा सा हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ये है कि मान लेते हैं कि एक अगर व्यवसाय बंद हो जाए और बंद करते समय एक ड्राई क्लीनर एकत्व स्वामित्व वाली इकाई की बाह्य देयताएं यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 80,000 हैं, और उस कंपनी की, उस संस्था की, एकल स्वामित्व वाली संस्था की कुल परिसंपत्तियां केवल 60,000 ही हैं। तो ऐसे में स्वामी को अपने निजी स्रोतों से 20,000 रुपये लाने होंगे, और भले ही इसके लिए उसे अपनी निजी संपत्ति ही क्यों ना बेचनी पड़े। इसे बोलते हैं असीमित उत्तरदायित्व। यह लक्षण है एकाकी व्यवहार का। लाभकर्ता और प्राप्तकर्ता लाभ प्राप्तकर्ता और जोखिम वहनकर्ता के रूप की अगर हम बात करें, सारा का सारा जो जोखिम होगा वो अकेले व्यापारी को वहन करना पड़ेगा, लेकिन सारे के सारे लाभ जो होंगे, ठीक है, व्यवसायिक लाभों का भी एकमात्र अधिकारी वही होगा, सभी लाभों का। नियंत्रण की अगर हम बात करें तो व्यवसाय का संचालन हो और उसके संबंध में समस्त निर्णयन के कार्य हों, वो सब एकल व्यापारी के पास होता है। बिना दूसरों के हस्तक्षेप के वो अपनी समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एकल व्यापारी के संबंध में J.L. हैंसन जो कहते हैं कि एकल व्यापारी व्यवसाय की एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, उद्यम का जोखिम उठाता है और प्रबंधन करता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप है जिसका मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो उत्तरदायित्व लिए हुए है, जो परिचालन का निर्देशन करता है, परिचालन मतलब संचालन, और जो हानि का जोखिम उठाता है। ये L.H. हेनी ने इस बात को कहा। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, बहुत कठिन नहीं है। अगर ना समझ में आए, एक दो बार फिर से पढ़ें, निश्चित रूप से समझ में आएंगे। कुछ और लक्षणों की हम बात कर लेते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। देखिए, कानून की दृष्टि में एकल व्यापारी और उसका जो व्यवसाय है उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर उस एकल व्यापारी से कोई गलती हुई है तो उस गलती का परिणाम ये होगा कि वो व्यवसाय भी उसका परिणाम झेलेगा। एकल व्यापारी के व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसा काम वो कर दे जिससे उसकी प्रतिष्ठा अगर खतरे में हो, तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा भी खतरे में चली जाएगी। अगर उस बिजनेस ने उसका कहीं कोई नुकसान हुआ है तो वो व्यवसायी भी नुकसान में ही चला जाएगा। तो जनरली कानून की दृष्टि में एकल व्यापारी और एकल व्यापार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए है, व्यवसाय का स्वामी
व्यवसाय से एकदम अलग अस्तित्व रखता ही नहीं है, यानी कि व्यवसाय के स्वामी से अलग कोई अस्तित्व नहीं रखता एकल व्यापारी में। ठीक, व्यवसायिक निरंतरता का अभाव, इसे जरा सा समझ लीजिएगा। जनरली ये माना जाता है कि व्यवसाय शुरू हुआ है तो लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन जो एकाकी व्यापार है वह उसके स्वामी के मृत्यु, उसके पागल होने, जेल में बंद होने, बीमारी, दिवालिया होने पर सीधे सीधे उसका व्यवसाय भी प्रभावित होता है और व्यापार भी बंद करना पड़ सकता है। तो अभी तक हमने इसके बारे में जो जाना वो आपको समझ में आया होगा। हमने इतना जाना कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। कुछ गुणों की बात करते हैं एकल व्यापारी के। एक बार फिर से लक्षणों को फिर से सुने और समझने की कोशिश करें, उसके बाद में गुणों पे आइएगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद में फिर आप गुणों पे बात करेंगे। चलिए गुणों की बात करते हैं। एकल स्वामित्व के लाभ बहुत सारे हैं। लाभ यानी गुण, गुण यानी लाभ। तो सबसे पहली बात होती है कि आप इसमें बहुत जल्दी निर्णय ले सकते हैं, शीघ्र निर्णय, क्योंकि आप अकेले हैं। प्रत्येक कार्य को करना है या नहीं करना है इसके लिए आपको किसी से मशवरा करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं आप निर्णय लेंगे तो जल्दी निर्णय ले सकेंगे। सूचना की गोपनीयता, आप अकेले व्यक्ति हैं तो आपको किसी से अपनी महत्वपूर्ण गोपनीय बातें साझा करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ समस्त बातें गोपनीय रहती हैं और उससे संस्था में कभी भी सूचना लीक होने की कोई संभावना नहीं रहती। कुछ और इसके गुण हैं। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। देखिए जितना भी लाभ आप कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे, उस समस्त लाभ पे एकमात्र व्यापारी का लक्षण होता है। समस्त लाभों का अकेला स्वामी होता है, इसलिए उसको तुरंत दिखता है कि अगर वो रात में 11 बजे बैठ करके भी अगर वो दुकान खोले हुए है, ठीक है, दुकान जो है 11 बजे तक अगर खुल रही है तो वो जानता है कि अगर वो 9 बजे की जगह 11 बजे तक दुकान खोले रखेगा तो 2 घंटे में अगर वो कुछ एक्स्ट्रा बेच लेगा तो उसका जितना भी प्रतिशत लाभ आता है वो उसी का होगा सिर्फ। तो ये एक प्रोत्साहन होता है कि वो सुबह जल्दी दुकान खोल देता है, रात में देर तक खोलता है। उसमें ये नहीं कि हमें 10 से 5 ड्यूटी करनी है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रोत्साहन वहाँ दिखता है। उपलब्धि, उपलब्धि का एहसास। देखिए इसे ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा। अपने स्वयं के लिए काम करने से व्यक्तिगत संतोष मिलता है। इस बात का एहसास कि वह स्वयं ही अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है, न उसे केवल आत्मसंतुष्टि देता है बल्कि स्वयं की योग्यताओं में भी आस्था और विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। स्थापित करने और बंद करने में सुगमता। देखिए बहुत आसान है, पीछे भी हमने पढ़ा था इसके लक्षणों में कि इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए कोई भी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं और बंद करना भी बहुत आसान है। आपके मन में आया कि आपको एकाकी व्यापारी करेंगे, आपने कोई चाय का ढाबा खोलने का सोचा, बगैर किसी परमिशन के आपने कोई जगह देखी और वहाँ पे आपने चाय का ढाबा, चाय की दुकान छोटी सी आपने शुरू कर दी और 2-3 महीने आपने चलाया, फिर आपको लगा कि आपको वो दुकान बंद कर देनी चाहिए, उसके लिए भी आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं। तो ये तो इसके रहे गुण। अब हम इसके लक्षणों और गुणों के बाद कुछ जानेंगे इसकी सीमाएं क्या हैं। तो सीमाओं की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। सीमाएं हर किसी की होती हैं, एकाकी व्यापार की भी होंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रमुख सीमाओं में सबसे पहले जो आता है वो आते हैं सीमित संसाधन। ठीक है, तो सीमित संसाधनों को जरा समझते हैं। एकाकी व्यापारी के पास उसकी व्यक्तिगत बचत होती है, दूसरों से ये वो ऋण भी ले सकता है। व्यक्तिगत बचत की अपनी सीमाएं हैं हर व्यक्ति की, किसी से ऋण लेने की भी सीमा होती है, क्योंकि ऋण आप उसी सीमा तक ले सकते हैं आपके पास जितनी बचत है, उसी के एक अनुपात पर। ठीक है, जैसे जो अरबपति व्यापारी हैं वो अरबों में ऋण ले सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लाखों में व्यवसाय करता है वो लाखों में ही ऋण ले सकता है, वो अरबों में ऋण नहीं ले सकता। तो जो एकाकी व्यापारी होता है उसकी एक समस्या होती है कि वह निश्चित मात्रा में ही बचत कर पाता है, और वह जो निश्चित मात्रा में बचत करता है उस बचत को वह इस्तेमाल कर पाएगा बिजनेस में, उसी के आधार पर दूसरों से ऋण भी ले सकेगा। बैंक और दूसरे ऋण देने वाली जो संस्थाएं हैं वो एकल स्वामी को दीर्घ अवधि के लिए ऋण देने में संकोच करते हैं, इसीलिए उसका जो बिजनेस का आकार है वो साधारण रूप से छोटा रहता है, विस्तार की संभावना कम होती है। एक बड़ा कारण और भी है इसमें कि इनके पास संसाधनों की कमी और अभाव रहती है। ठीक है, व्यवसायिक इकाई जो होती है उसका जीवन काल सीमित होता है, क्योंकि कानून की दृष्टि में स्वामी और स्वामित्व में दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही स्वामी की मृत्यु, दिवालिया या बीमारी वगैरह जैसी अप्रिय घटनाएं होती हैं
व्यवसाय भी बंद हो जाता है। तो इसकी सीमा यह है कि इसका जीवन काल सीमित होता है। असीमित दायित्व, देखिए असीमित दायित्व अभी आपने जाना था कि क्या होता है। एकल व्यवसायी अगर बड़ी हानि हो जाए तो उसका असीमित दायित्व उसको भी, उसके व्यक्तिगत जीवन को भी खतरे में डाल देता है। उसकी परिसंपत्तियां, निजी संपत्तियां जो हैं वह भी बिक सकती हैं और जो लेनदार हैं उससे पैसा वसूल कर सकते हैं। एक भी गलत निर्णय या प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं तो स्वामी पर बहुत बड़ा वित्तीय भार पड़ सकता है। इस कारण से एकल स्वामी परिवर्तन अथवा विस्तार का जोखिम उठाने के लिए कम ही तैयार होता है। यानी कि व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना हो तो जोखिम नहीं लेता, और इसलिए जब जोखिम नहीं लेंगे तो कहा जाता है ना, नो रिस्क नो गेन। इफ यू कैनॉट टेक रिस्क यू विल नॉट बी एबल टू गेन एनीथिंग, टू गेट एनीथिंग, ओके, देयर वुड नॉट बी एनी गेन। तो बात समझ में आ रही होगी। आगे और पढ़ते हैं सीमित प्रबंध योग्यता। अब देखिए कोई एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति की कुछ गुण दोष होते हैं और इन गुण दोषों के आधार पर कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं कैसी होती हैं? सीमाएं होती हैं योग्यता की, ठीक है ना, सीमाएं होती हैं स्वभाव की, स्वामी होती जो तकनीकी ज्ञान होता है, ठीक है ना, आपका जो तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान यह भी लिमिटेड होता है। हर व्यक्ति का तकनीकी ज्ञान एक जैसा नहीं होता है ना। तो ज़रूरत किस बात की है यहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं कि आप एकल व्यापारी के तौर पे सफल हो जाएं, सीमा आपकी न रहे, तो आपको अपने आप को रजनीकांत बनाना होगा। रजनीकांत बनाना ये एक मुहावरे जैसा है। रजनीकांत बनाना मतलब आप में वो सारे गुण होने चाहिए जो चाहिए एक व्यापार में। जैसे आपको क्रय विक्रय, वित्त के मैनेजमेंट से संबंधित, लोगों से डील करने से संबंधित, व्यवसाय में हिसाब किताब रखने से संबंधित सारी जानकारी हो। जितना ज़्यादा इन गुणों को आप स्वयं में धारण कर सकेंगे उतना ही आप व्यवसाय को अच्छे से संचालित कर पाएंगे। आपके पास पूंजी भी हो, आप उस बिजनेस की टेक्निकलिटीज़ को भी जानते हो, बिजनेस को मैनेज करना भी जानते हो, एम्प्लॉइज से काम लेना भी जानते हो, उन्हें मोटिवेट रखना भी जानते हो। ये सारे जो है लक्षण किसी सामान्य एकल व्यापारी में हो ही ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि सामान्यतः यह देखा गया एकल व्यापारी करने वाले जो लोग होते हैं वो छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनके पास संसाधनों का कुछ अभाव होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित भी नहीं होते हैं। यानी कि वह उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा हो, ऐसा भी बहुत बार नहीं होता। दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, ओके। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली ये जो आपके एकल व्यापारी है, क्या यह अच्छा बिजनेस है या बिजनेस का अच्छा स्वरूप है या नहीं। तो मैं आपको संक्षेप में एक बात बता देता हूँ कि आपने अभी जो इसको लक्षण, गुण और दोष यानी कि सीमाएं जानी, उससे आपको ये समझ में आता होगा कि यह छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। ये जो व्यवसाय है, ये अगर आप ध्यान में देखें, इसके तमाम दोष हैं। इन दोषों को होते हुए भी अनेक उद्यमी इसी संगठन को अपनाते हैं। अगर आप समस्त व्यापारियों को चुनें, जितने भी व्यापारी हैं, तो आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 90% व्यवसायी एकल व्यापारी हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत पॉपुलर है, इसका मतलब जी नहीं, बिजनेस में ये डेफिनेटली बहुत पॉपुलर है क्योंकि संख्या 90% व्यापारियों की इसी पे है। लेकिन दरअसल यह बिजनेस में शुरुआत करने का स्वरूप है। शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद में फिर एकल व्यापारी के बाद साझेदारी, ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी और कंपनी, ये सब चलता है जो आपने ऊपर पढ़ा था। तो आज आपने अभी जो पढ़ा वो क्या है? वह है एकल व्यापारी, इसके लक्षण, गुण और सीमाएं। आगे का हम पढ़ेंगे